हाल चाल बच्चों, मजे में पढ़ाई हो रही है ना आप लोग की अच्छे से। तो आज हम लोग रूटीन के अनुसार आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करेंगे। और जैसा कि आपको पता था कि इससे पहले हम लोग एक क्लास किए थे केमिस्ट्री का। और उस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक तो पहला नंबर पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, क्योंकि क्लास 10th का केमिस्ट्री जो होते हैं, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ये क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले क्या आप लोग से एक चीज पूछना है, आप लोग पढ़ने के लिए रेडी है? अगर जो बच्चे रेडी नहीं है तो पहले आप रेडी हो जाइए। रेडी करने का मतलब सब दिन बताते हैं, पेपर पेन लेकर बैठिएगा। और फिर जो आपको क्लास अगर अच्छा लगे तो फिर अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए क्लास से। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोल रहे थे हम लोग कि हाँ, इससे पहले वाली जो क्लास थे उसमें क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बारे में प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, कुछ उसका गुण वगैरह देखे थे, यही ना पढ़े थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की तो विशेषता देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषता। लिखा तो दिए थे पिछले दिन, लेकिन पूरे का डिटेलिंग नहीं किए थे। वैसे में रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में क्या क्या चीज पढ़े थे हम लोग, एक दफा उसको रिकॉल कर लेते हैं। पढ़ना क्या है हम लोगों को? पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। विशेषता। और वैसे बहुत जरूरी चीज जो कब से मन में आ रहा था, पूछना भूल गए थे, आप लोग को नॉर्मल जो हम बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है या फिर आपको पीडीएफ से पढ़ना है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी अपना इच्छा बता दीजिएगा कि कौन हिसाब से पढ़ना है। अगर पीडीएफ से पढ़िएगा तो पीडीएफ डायरेक्टली ला देंगे, लिख देंगे, पीडीएफ में लिखा हुआ रहेगा, बता देंगे देखिए इसको इसको ये कहते हैं, वह कहते हैं, बात खत्म। और लिख के पढ़ाना होगा तो पूरा डिटेलिंग में एक एक पॉइंट को लिख करके समझाएंगे। और वैसे आपको जिस चीज में सुविधा लगे, आपको जिस चीज आसान लगे पढ़ने के लिए, आप सिर्फ हमको बता दीजिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए या फिर रिटेन चाहिए। रिटेन चाहिए तो नॉर्मल क्लास चल रहा है, कर लीजिएगा। और पीडीएफ वाली चाहिए तो बता दीजिएगा, फिर उसके क्लास का भी क्या कहते हैं उसको, इंतजाम कर देंगे, यानी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, चलिए। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में नंबर 1 में क्या देखे थे हम लोग, गैस की उत्पत्ति। क्या देखे थे? गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। उसके बाद क्या हुआ था, गैस की उत्पत्ति की देख लिए थे, फिर क्या हुआ था, रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? रंग में परिवर्तन। देखिए, गैस की उत्पत्ति में क्या बताया था कि जब कोई मतलब कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं, गैस उत्पन्न होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? इसका अच्छा सा एग्जाम्पल, क्योंकि चूंकि पहले वाले बता देते तो आप लोग को याद होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लिए थे कि जब किसी धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है ना, लिखा थे, तो क्या चीज का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कोई भी गैस निकले, गैस निकला कि नहीं निकला? तो वही बता रहे थे कि पहला विशेषता क्या है अभिक्रिया की, गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। और भी कुछ होगा ना, तो क्या होगा? तीसरा, अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन। उसके बाद चौथा, देखिए हर दुनिया में क्या एक ही टाइप्स के पदार्थ है? नहीं ना, तो उसका टेम्परेचर क्या एक ही तरह होगा? नहीं ना होगा। तो फिर चौथा इसमें पढ़ लेंगे, ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कहने का मतलब जो भी वस्तुएं रहती है, और वस्तु में जो होते हैं कि सबका टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग। नॉर्मल रखे होंगे तो उसका बाद अलग होगा, फिर पानी में डाल दे उसके बाद अलग होगा, अल्कोहल में डाल दे उसके बाद क्या होगा, अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उसको ही क्या बोलेंगे, ताप में परिवर्तन। और भी कुछ होगा क्या? तो और इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें अभिक्रिया में अपक्षेप भी बनता है क्या? तो क्या लिख लेंगे, अवक्षेप का, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का। अच्छा, अवक्षेप क्या होता है? ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा थोड़ा बता दिए रहे बस बात खत्म हो जाएगा, नहीं, पूरा डिटेलिंग में भी जाएंगे। ठीक है, अवक्षेप का मतलब क्या होता है, सो देखिए पहले। जैसे मान के चलिए कि कुछ बच्चे, या फिर हम अपने बारे में ले लेते हैं, आप लोग के बारे में कोई आदमी, घर में क्या होता है कि चीनी पानी पीते हैं ना घोल करके, तो पानी में जब चीनी को घोलते हैं, कि चीनी में पानी घोलते हो,
पानी में चीनी को घोलते हो। तो पानी में जब चीनी को डालते हैं तो मिलाने के बाद कुछ देर बाद वो घूमते रहता है, घूमते 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 कुछ देर के बाद नीचे आके बैठ जाता है। और अच्छे से आड़ मिला लेते तो चीनी पूरा घुल जाता है। तो नीचे आके बैठ गया, गिलास रहे चाहे कुछ भी चीज उसके पेंदी में बैठ जाता है नीचे आकर के। तो नीचे जो बैठता है तो वही उसका क्या कहलाएगा, अपक्षेप। तो सिंपल भाषा में क्या समझेंगे, बहुत अच्छा है। जैसे मान के चलो कि एक छोटा सा बीकर लेते हैं और इसमें ना पानी डाला हुआ, क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ। और हम लोगों के घर में चाहे अब देखो जो नॉर्मल रहेगा, जैसे हम लोग की तरह गरीब आदमी जो रहेंगे वो क्या करते हैं, घर का उनका तो नॉर्मल ही होता है। तो घर में निपते हो ना, तो लोग का पर्व त्योहार जो भी हो सब में निपाई होता है कि ना होता है। तो मिट्टी से आपके क्या सर हमारा पास तो प्लास्टर और टाइल्स लगा तो पोछा लगाते हैं तो नहीं, जो पोछा वाले उनके लिए नहीं, जो निपते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी इसमें डालते हैं कि नहीं डालते हैं। अगर मिट्टी पानी में डालते तो सभी के सभी मिट्टी घुल जाता है क्या, कुछ मिट्टी नीचे बैठ जाता है ना। तो वही नीचे जो बैठा तलछट जिसको बोले अपक्षेप बोले, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, अब समझे इस लोग को, एक एक करके हम लोग समझेंगे सबों को, ठीक है। और भी कुछ था क्या, इसके अलावा और कुछ आएगा, जो आएगा फिर देख लेंगे। अभी 5 पढ़े विशेषता, पांचों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एक तो कल बता दिए थे, फिर आज थोड़ा सा इसको मतलब स्पीड में ही चलेंगे और बता देंगे। तो नंबर 1 पॉइंट बनाते हैं, क्या नंबर 1 पॉइंट बनाते हैं, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। चलिए अभी गैस की उत्पत्ति में लिख लेते हैं, गैस की उत्पत्ति क्या होती है। हम तो पहले बता दिए थे ना, इसमें उतना टाइम वेस्ट करना नहीं है, इसको डायरेक्टली लिखते हैं। क्या लिखेंगे, जब कोई अम्ल नहीं, जब कोई धातु, जब कोई धातु की अभिक्रिया किससे कराई जाए, जब कोई धातु की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अम्ल से। जब कोई धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है, अम्ल से कराई जाती है, तब क्या चीज का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। कौन सा गैस मुक्त होंगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, जब कोई धातु की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अम्ल से कराएंगे, तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। धातु तो सबको पता होना चाहिए हुआ, धातु क्या होता है सब। अगर किन्हीं को ना पता है, पहले देख लेते हैं कनेक्टेड है या नहीं है। तो चलो तुम लोग को दिखा देते हैं पीरियोडिक टेबल। अच्छे से दिख रहा है ना, बोले अच्छे से दिख रहा है कि ना। अभी ओपन होने दो ना इसको, खुल जा से खुल गया। चलिए अब ये पीरियोडिक टेबल में आपको कई कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब ये चीज तो दिख रहा होगा, बीच वाला पीला कलर के है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है कि ना। अब यहाँ पे देख लो तुम, जो पीले कलर में उनको क्या बोलेंगे, एक मिनट यहाँ पे लिखने का ऑप्शन दिया है कि दिया है, नहीं ये मतलब इसका क्वालिटी बता देगा। जिस पे क्लिक करेंगे ना, जैसे मान के चलो कि हम लोग कैल्शियम पे क्लिक है, तब कैल्शियम के बारे में दे देगा, कैल्शियम क्या है, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 20। कैल्शियम कैसा होता है, तो सॉलिड होता है, सॉलिड यानी ठोस। उसके बाद इस सब के बारे में, मास वगैरह के बारे में, इसका मास कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ये सब दिया है। तो कलर के बारे में दिया है, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका दिख रहा होगा ना, कलर जब क्लिक किए तो कैसा है। उसके बाद हीट सब दिया हुआ है, इतना तुम लोग को जाना नहीं है, सिर्फ काम रखना है इतना से। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, अपरमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। यानी मास के बारे में दिया होगा, कितना होता है मास 40, परमाणु संख्या कितना 20। तो लगभग में जब परमाणु संख्या याद कीजिएगा तो उसका दोगुना क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। चलिए हम बता क्या रहे थे कि इसमें जो आपको ये वाली जो लाइन इसमें नहीं दिया है क्या,
और यहाँ से होगा ना, इसमें शो ऑफ नहीं किया। आप लोग खरीदिएगा ना तो आपको इस साइड वाले जो यानी लेफ्ट साइड में जितना अधिकतर धातु मिलेगा इकोना से लेकर के ऐसे होता है, ठीक है, कलर ही चेंज रहता है। तो अधिकतर ये लेफ्ट के अधिकतर धातु जो तत्व जितने होंगे सबके सब लगभग में क्यों होते हैं, धातु होते हैं। वैसे हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन धातु है कौन अधातु है, तो आपको पहले याद करना होगा परमाणु संख्या। क्या याद करना होगा, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या याद करने के बाद आपको एक जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन धातु होता है कौन अधातु होता है। नॉर्मल अभी बोलेंगे, अब बताइएगा लोहा धातु है कि नहीं है, धातु है। एल्युमिनियम धातु है कि नहीं है। तो जो जो जानते हैं उसी को अभी नॉर्मल लेके चलेंगे। फिर जो तत्व के बारे में हम लोग नहीं जानते तो फिर जैसे में मान के चलिए कि अब यहाँ पे हम लिए थे कैल्शियम, लिए थे क्या लिए थे, कैल्शियम। तो अब ये कैल्शियम कैसा है नहीं है, कैल्शियम के बारे में हम लोग ना जानते हैं। तो कैल्शियम के बारे में जब ना जानते हैं तो क्या बताएंगे कैल्शियम धातु है क्या धातु है, इसको तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इसको जानने के लिए फिर क्या करेंगे, हमको आपको पढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ाएंगे, अब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना भैया। सिर्फ याद रख के चलिए कि यहाँ से जो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और वैसे भी आप मार्केट से जब लीजिएगा तो उसमें लाइन पहले से खींचा हुआ रहता है, ठीक है। और इस लाइन के इस साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट में जो होते हैं धातु होते हैं, और राइट में जो होंगे गैस भी होगा और जो भी मतलब उपधातु भी होंगे, ठीक है। इसमें 3 तरीके के होते हैं, यहाँ देखिएगा। इसमें तो मतलब कि अच्छे से क्लियर नहीं किया गया, येलो कलर वाला मेटल दिया हुआ है, सब मिला कर दिया पूरा एकदम, क्या रहता है हाई लेवल तक के दिया, लेकिन उतना हम लोग को जाना नहीं है। नॉर्मल वाला जाइएगा मार्केट में 20-25 रुपया में देगा आपको प्रेडिक्टेबल, और ऐसे होगा तो हम अगले क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो क्या देखें कि हम लोग धातु और धातु पहचान में आना चाहिए। तो अभी हम वही लेंगे जो हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा देंगे तो आप कोई तत्व दे देंगे तो आप बता दीजिएगा कोई धातु है कि नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या है कि जब कोई धातु अब की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो क्या बनता है, वो हाइड्रोजन गैस। धातु में कौन ले लेते हैं हम, जैसे बोले थे कि जो जानते हैं तो फेरस ही ले लेते हैं, फेरस ले लिए। फेरस यानी लोहा होता है, फेरस यानी। अब इसको अम्ल से कराना है, तो अम्ल तो सबको पता है ना, HCl जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl इतना फेमस क्यों है, क्योंकि कहाँ बनता है, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे आप लोगों को कि हमारे जो अमाशय होते हैं यानी पेट, इसमें ही किसका निर्माण होता है, HCl। इसी के कारण आदमी से कहता है कि हमारा गैस बन गया, ठीक है। तब वो सिलेंडर वाला गैस नहीं समझ लेना, जलन होने लगता है ना, किसके कारण होता है, HCl के कारण, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया, इसको अभी क्रिया कराएंगे। अच्छा, इसको कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताते क्या समझाने के लिए आपको, कि जो सिंगल पहला रहेगा वो प्लस, पहला प्लस दूसरा वाला माइनस। तो प्लस वाला किसके साथ चिपकेगा, माइनस वाला के साथ। ये बताए थे ना आपको, गर्ल्स बॉयज करके बताए थे, तो कोई भूली भी नहीं कीजिएगा। क्या FeCl फेरस क्लोराइड, और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। तीर चिन्ह ऊपर क्यों दिए, तो जब आपको पढ़ाएंगे अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाना तो उसमें बताएंगे कि कुछ कुछ अभिक्रिया में हमको क्या होता है ना होता पता नहीं चलता है। तो उसको उपयोगी बनाने के लिए ठोस रहे द्रव रहे गैस के लिए अलग लिखते हैं, गैस अगर निकल रहा है तो उसके लिए अलग देते हैं, अपक्षेप बन रहा है तो उसके लिए अलग देते हैं, उष्मा छेपी शोषी उसके लिए अलग चिन्ह देते हैं। तो तीर चिन्ह ऊपर यानी क्या कि गैस है, तो कहीं भी गैस को रखेंगे तो रुकेगा कि भाग जाएगा, उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा, इसलिए तीर चिन्ह। कोई दिक्कत। दूसरा नंबर में चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में क्या था, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या था बुआ, कुछ कुछ का अभिक्रिया के लिए समीकरण भी होंगे उसका, और कुछ का नहीं होंगे। क्या है दूसरा, रंग में परिवर्तन। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए क्लास कीजिएगा, ठीक है, यानी सब्र रखते। रंग में परिवर्तन क्या होते थे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप उसके रंग में क्या हो जाते हैं, चेंजिंग आते हैं, परिवर्तन आते हैं। जैसे हम लोग खेलने और दाग उग लगा के लेकर आ गए, तो पहले आए घर तो मम्मी से तो पहले 2-4 तबराक लाएगा, और उसके बाद नींबू काटेगी मम्मी, ले रगड़ रगड़ के उसको दाग को छुड़ाएगी। नींबू से दाग छूटता है कि ना छूटता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में अम्ल है कि नहीं है, तो क्या बिना अम्ल के वो रंग छूटने वाला था, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो सिंपल सा समझ गया था कौन सा,
जो दाग लगा के आते हैं। तो इसमें कुछ लिखना नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे क्या, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, रंग में परिवर्तन आते हैं। इतना लंबा लिखना पड़ेगा ना, बोलने में तो इजी लगता है। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप यानी अब मार्केट वाला फल नहीं, फलस्वरूप यानी कोई भी काम के बाद जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, फलस्वरूप रंजक यानी जो रंगा हुआ है, ठीक है, रंजक के रंग में परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, रंग में परिवर्तन होते हैं। ये तो सबको पता होगा। कोई भी चीज जैसे मान के चलो एक कपड़ा ही ले लो, और कपड़ा के लगातार धो करके पसारते चलो रख, तो मतलब कुछ दिन के बाद रंग उड़ता है कि नहीं उड़ता है, तो कैसे उड़ गया। पहले नंबर बात तो या तो उसको पानी में डालने से रंग गिरता है, तो पानी से अभिक्रिया करके रंग कम गया, हुआ कि ना हुआ। तो बहुत ऐसा चीज है इसमें। अभी लोग जाएंगे ईद में झटक फटक वाला कपड़ा लेके दूसरा पर धुलाया, रंग खत्म। तो क्या लेके फलस्वरूप रंजक के रंग में परिवर्तन होते हैं। हम लोग को अच्छा है, 150 वाला टी शर्ट ले लो, 150 वाला ट्राउजर ले लो, ईद खत्म। क्या क्या लगता पैसा फंसाने जाएगा, अपना खर्चा करने जाएगा अपना। चलिए तीसरा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। इस रंग में परिवर्तन में कोई दिक्कत। तीसरा क्या लेते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। वैसे तो इन लोग को लगता होगा सर जी खाली लड़की लोग बहुत बुराई करते हैं। अवस्था में परिवर्तन ये बुराई नहीं है, ये अक्ल खोलने वाला काम है। पढ़ाते हैं हमें तो अक्ल कौन खोल के देगा, हमें बताएंगे क्या गलत है क्या सही है। तो समझा करो सर। बताओ 3500 5000 में एक किलो कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, सर जी के एडवांस जमा कर देते कितना अच्छा रहता के, लेकिन ये ना होगा, ये तो गलत बात हो गया। या फिर गरीब आदमी को दान कर देते। आज तुम लोग को पता है कि तुम्हारे क्लास में सबसे अच्छा गरीब कौन है। अवस्था में परिवर्तन, देखिए अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि अवस्था का मतलब क्या होता है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं, तो जितना भी तत्व होते हैं उनकी 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 3। चलो पहले यहाँ समझ लेते हैं। तत्व जो होते हैं उनके 3 अवस्था होते हैं। एक तो होते हैं पहले नॉर्मल पीछे से चलते हैं, ठोस क्या होंगे, उसके बाद क्या होंगे, और उसके बाद क्या होंगे, गैस। 3 अवस्था होती है ना पदार्थ की, ठोस द्रव और गैस। तो देखिए ठोस द्रव गैस, अब इसको पहले समझते हैं फिर उसका डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे मान के चलिए पानी लेते हैं, अभी रमजान गुजरा है, गुजरा नहीं अभी तो चल ही रहा है। तो क्या करते थे कि एक बोतल एकदम सुबह सुबह पानी भर लिया रईसों सा, और ले जाके फ्रिज पे खोलेगा, चूहे हमें डाल देगा, फ्रिज में रखा जाता पानी। अब फ्रिज में तो रखे नॉर्मल पानी, अब कुछ देर के बाद शाम में निकालने गए तो ले अब पानी बन गया क्या, बर्फ। तो पानी जो रखे थे तो पानी क्या था, द्रव था। पानी क्या था, द्रव। अब ये पानी कन्वर्ट हो गया किस चीज में, हुआ बर्फ में। अब ये बर्फ जो है तो बर्फ में कन्वर्ट हुआ तो ये द्रव था, अब ये क्या बन गया, ठोस बना कि नहीं बना। अवस्था में चेंजिंग आया, पहले क्या था, अब क्या बन गया, चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। अब गुस्सा चढ़ गया लड़का सब, पहले तो ठंडा करके पी लिए, क्या हुआ था कि मतलब गर्मी में आया था पानी को ठंडा कर दी पिए। अब यही चीज अगर ठंडा रहा था, बाप रे बहुत ठंडा पानी, अब इसको की करेंगे, गर्म करेंगे। की करेंगे, गर्म करेंगे। जब पानी गर्म होगा, ठंडा के टाइम में गर्म करके ना पीते हो, हमारा से यहाँ तो गर्म करने की टेंशन ना होता है। चलिए जब पानी को गर्म करेंगे तो पानी क्या चीज बन जाता है, क्या बनता है, वाष्प। गर्म हो, अब ऐसा तो नहीं कि जितना पानी गर्म किया उतने मिल जाता है, खोलेगा तो उसको तो कुछ वाष्प बन के उड़बे ना करेगा। तो पानी को जब गर्म किए, ठंडा किए तो बन गया बर्फ, ठंडा किए तो क्या बन गया, बर्फ, और गर्म किए तो बन गया वाष्प। और वाष्प जो होता है किस रूप में होता है, अवस्था में चेंजिंग आया कि ना आया, आया ना। तो इसको भी बोलेंगे कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप किसमें चेंजिंग होते हैं, अवस्था में परिवर्तन होती है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया।
अब जैसे देखो, अब तक कहो कि नॉर्मल खेलने वाला बता दिए, कुछ और भी बता दीजिए, वीलॉग से हट के भी कुछ बता दीजिए। तो लेकिन एक एमसिल नाम की चीज सुना है, मशीन लोहा वगैरह चिपकाने वाला आता है, वैसे कितना सॉफ्ट रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। दोनों को आपस में मिला दो, कहीं लगा दो तो हार्ड लोहा बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है? तो उसमें भी कोई अभिक्रिया हुआ, उसके बाद क्या, उसके अवस्था में क्या हो जाएंगे, चेंजिंग हो जाएंगे। वैसे तो पहले से भी ठोस ही रहता है, लेकिन थोड़ा मुलायम ठोस होते हैं, और उसके बाद बहुत हेवी वाला लोहा टाइप के हार्ड हो जाते हैं। तो आप लोग को भी उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कोई दिक्कत है क्या? उसको थोड़ा सा अंदर करके बंद कर लो, ज्यादा इशू आ रहा है तो। एसी की भी हवा चाहिए और डिस्टर्ब भी नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए, तो अवस्था में परिवर्तन में क्या लिखेंगे? वही सेम पैटर्न, ऊपरी वाला सेंसन छाप लीजिएगा। इसमें कोई चेंजिंग करेंगे? करेंगे नहीं, मारेंगे बस। यहाँ क्या लिखे थे? रंग में परिवर्तन, इसमें क्या डालेंगे? तो क्या लिखेंगे? कुछ ऐसी भी क्रिया होती है जिसको फलस्वरूप उसके अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन। लिख ही देते हैं, ना तो फिर तू लोग को गलत लिखे में टाइम भी ना लगेगा, बाद में आके दिखाओगे, देखिए तो आप ऐसे ही पढ़ाते हैं, आपसे ही उम्मीद नहीं था, तो फिर उस टाइम तो हम क्या बोलेंगे, कुछ समझ में ना आता है। कुछ अभिक्रिया, बात मत कीजिए, शॉर्ट आउट लिख देते हैं, ठीक है? कुछ अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, देखिए जितना हो सके ना उतना शॉर्ट में पढ़ाएंगे। शॉर्ट में करने का मतलब कि पॉइंट भी न छूटे और टाइम भी न लगे। कुछ अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं? अवस्था में परिवर्तन होते हैं। किसके? अभिकारक के, क्योंकि जो भाग लेता है उसको ही ना अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक के क्या चीज में परिवर्तन होते हैं? अवस्था में परिवर्तन होते हैं। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी। अब अवस्था कौन कौन सी होती है, वो तीनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? अब वही वाली बात, पहले क्या होगी? ठोस, उसके बाद द्रव, और उसके बाद गैस। इसको समझने के लिए हम लोग क्या बताए थे? इसके समझने के लिए क्या बताए थे अभी? जैसे लिए थे क्या? पानी। क्या लिए थे? पानी, यानी जल लिए थे। पानी को बुआ किए थे हम लोग क्या? गरम। क्या किए थे? तो क्या बन गया था? वाष्प। क्या बन गया था? अच्छा, ही पानी को किए थे हम लोग ठंडा। क्या किए थे? ये क्या बन गया था? बर्फ। क्या बन गया था? आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता सब्जी? तो ये वाष्प जो है कौन रूप में रहता है? ये पानी जो है कौन रूप में रहता है? और ये बर्फ जो है कौन रूप में रहता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कहीं पे आपको? बोल देना कि हाँ। दिक्कत है कि ना? हाँ, चलो, तीन तो देख लिए। पहला क्या देखे? रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या देखे? सॉरी, पहला देखे तो गैस की उत्पत्ति। दूसरा क्या देखे? रंग में परिवर्तन। तीसरा देखे अवस्था में परिवर्तन। चौथा क्या है मोदी जी? 4 नंबर में क्या है? 4 में है ताप में परिवर्तन। क्या है? छाप में ना, ताप में। कम सुनती हो क्या? बच्ची लोग तो यही भरोसा ही है। इन लोग को बच्ची भी बोलने में अच्छे नहीं लगता है। बच्ची के नाम पे तो बदमाश। क्या है? ताप में परिवर्तन। देखिए, वो ताप में तो 2 तरीका से परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अभी बैठी हुई है शांति से, इसको 2 तवरक मारेंगे, या तो इसको गुस्सा कम जाएगा या तो गुस्सा बढ़ जाएगा। अब गुस्सा तो छोड़ दो, कर रहे अभी बदमाशी, तो मारेंगे तो या तो शांत हो गई, यानी पूरे बदमाशी खत्म कर लेंगे, ना तो और हल्ला करने लगेगी। तो कोई भी चीज में परिवर्तन होगा तो 2 ही होगा, या तो वो बढ़ेगा या तो वो कम। ऐसा तो नहीं बीच बीच में रहेगा, कहीं बीच बीच में हो जाता है ना। चलिए, ताप में परिवर्तन होंगे तो कोई भी अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के जो ताप में 2 तरीका से परिवर्तन आता है, या तो ताप बढ़ सकता है या तो ताप बढ़ेगा। कब ताप बढ़ेगा? कब? जब मान के चलिए कि हमको, मेरे पास देखो, जैसे अभी हमारे पास 10 रुपया है, मार्केट जाएंगे तो या तो हमारा पैसा कमेगा या तो बढ़ेगा। कमेगा कब? जब हम कुछ सामान खरीद लेंगे, 10 रुपया दे देंगे।
कम गया। बढ़ेगा कब? जब कोई भाई साहब आगे कहे अब बुआ तू घूम रहा ला बउआ समझ के 2 रुपया दे देगा। बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा? तो 2 कंडीशन होंगे ना, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में जो परिवर्तन होंगे 2 हिसाब से होंगे। तो ताप में परिवर्तन 2 तरीके से होंगे। कौन कौन? अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ताप में परिवर्तन के कितने तरीके हो सकते हैं? 2। अब वो दोनों को समझेंगे। या तो ताप क्या होगा, या तो ताप बढ़ेगा या क्या होगा, घटेगा। परिवर्तन का मतलब समझते हो? परिवर्तन का मतलब समझते हो? पहले बच्चे लोग हम चाहते हैं कि परिवर्तन समझा दे। देखो परिवर्तन का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि एक चिंटू बना है, ठीक है। आई चिंटू ना बना है, आई चिंटिया बना है, ठीक है। अब ये एक बच्ची है क्लास के, अब समझ लीजिए कोई भी हो सकते हैं, ठीक। अब इनको हम बार बार बोलते हैं कि बउआ आपने बदमाशी कर रहे हैं तो थोड़ा शांत रहिए। क्या रहिए? अब ये शांत यानी मैथ वाला शांत नहीं समझ लीजिएगा। इसको क्या बोल रहे हैं? शांत रहने के लिए। लेकिन क्या मजाल है कि शांत होंगे, जैसे के तैसे हल्ला कर ही रहे हैं। तो इसमें कोई चेंजिंग आया? तो जब कोई चेंजिंग नहीं आया तो कोई परिवर्तन हुआ ना हुआ। अब गए ले तबड़ा दे तबड़ा लगा दिए 2-4 तबड़ा, तो अभी एकदम चुपचाप बैठ के इंसान की तरह पढ़ाई करने लगे। चेंजिंग हुआ कि ना हुआ? उसको क्या बोलेंगे? परिवर्तन। तो मूल अवस्था में चेंजिंग को ही क्या कहते हैं? परिवर्तन। मूल अवस्था में चेंजिंग को क्या कहेंगे? परिवर्तन। कोई दिक्कत समझने में? तो देखो खाली बोलो कि हमको समझ में ना आता है, फिर तो हम जानते हैं कि समझाना कैसे है। क्या हुआ? अच्छा ना लगा समझाने का तरीका? देखिए ताप बढ़ेगा कब और ताप घटेगा कब? तब बताए थे कि कोई दे देगा तो ताप बढ़ जाएगा और कोई ले लेगा तो ताप घट जाएगा। कहने का मतलब में देगा कौन लेगा कौन? तो हम अपने भी बताए थे कि हमारा पैसा निकल गया, खर्चा कर लिया तो कम गया पैसा, और कोई दे दिया तो पैसा बढ़ गया। तो देखिए तो इसमें भी 2 तरीका से पढ़ना होता है। जब उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी तो उष्मा ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? ताप बढ़ेगा, ग्रहण कर लेगा तो बढ़ जाएगा। और जब उष्मा की जरूरत नहीं है तो कहेगा निकलो, जरूरत नहीं तो निकलो, तो निकल जाएगा तो कमेगा कि ना? अब यहाँ जो बच्चे पढ़ भी ना करेगा तो उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे, तो हल्ला कमेगा ना। और जो पढ़ने के लिए उसको गर्दन पकड़ के खींच के लाके बैठा देंगे तो हल्ला बढ़ जाएगा ना। चलो तो इसमें 2 कंडीशन पढ़ना होगा। वो दोनों को कौन कौन सी पढ़ना होता है देख लीजिए। इसी का है पाठ पुर्जा। अगर जो बच्चे को गलत लग रहा होगा कि सर जी कहलाए ना बोलते हैं तो और हम बोलेंगे, क्या करेंगे? और बोलेंगे ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा? चुप से बैठ के पढ़ लीजिए। 2 होंगे इसमें, कौन कौन होंगे दोनों को लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पहले लिखते हैं, चलो इससे लिख देते हैं। नंबर 1 उष्मा उष्माक्षेपी, उष्मा अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हुआ? एकदम ढोलक बजाया हुआ डुम डुम करके। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होंगे? अब देखिए उष्माक्षेपी क्या होते हैं, क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उष्माक्षेपी क्या होंगे कि जैसे जब कोई अभिक्रिया में उष्मा क्या निकले, सॉरी क्या हो, उष्मा निकले, यानी उष्मा की आवश्यकता ना रहेगा तभी ना निकालेंगे। अगर जरूरत है तो उष्मा की निकालेंगे नहीं। तो जब कोई अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा क्या होंगे? उत्पन्न होंगे यानी निकलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। वैसे छेपने वाली बात है तो ऊपर से ना छेपता है यानी ऊपर से निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब किसी अभिक्रिया, देखिए इसको कई तरीका से बोल सकते हैं। या तो ये बोलेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है तो उष्मा उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्पन्न माने निकल जाते बाहर, उत्सर्जित भी कह सकते हो। तो उसको क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब जो हिसाब से सिर्फ याद इसमें ये इंडिकेट कर देना है कि उसमें से क्या निकल रहा है? उष्मा निकलना चाहिए, ठीक है। अगर लगे कि इसमें से उष्मा निकल रहा है तो उष्माक्षेपी हो जाएगा। सिर्फ समझा देना इतना। इसलिए बोलते हैं कभी भी कि बुक का भाषा ले ही के मत चलो, अपना हिसाब से लिखो, समझ करके लिखो। अगर समझ के लिखोगे, एग्जामिनर क्या देखता है कि कॉपी में जो आंसर लिखा हुआ है क्या उसका जो मेन मायने है वो बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। तो मेन चीज बताने के लिए हम तो अपना भाषा भी यूज कर सकते हैं, और अपना चीज तो सबको अच्छा लगता है।
तो अपने तरीका से लिखेंगे तो भी हम लोग को अच्छा लगेगा। तो इसलिए जब भी कभी लिखा कीजिए तो पहले तो पूरे समझ लीजिए, उसको अपने हिसाब से लिखिए। क्या लिखेंगे? जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो? ऊष्मा निकलेगा कि जाएगा? ऊष्मा का उत्सर्जन हो, का क्या हो? उत्सर्जन हो। उत्सर्जन यानी निकलना, उत्सर्जन हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी एक ही शब्द लिखिएगा, ठीक है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहिए ना, कहते हैं। बहुत अच्छा था ना, हवा बहती है या बहता है ना, हवा बह है, ठीक है? जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन हो तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब कैसे जानेंगे किसमें उष्मा निकलता है? कैसे जानेंगे उसमें उष्मा निकलता है? किसी के घर पुतैया होते देखा, घर रंगाते देखा, तो क्या करता है घर रंगने वालों को? हम लोग तो देखे हैं कई दफा, बड़का को नादी लिया और इसमें पानी भर दिया। पानी भरता है कि नहीं भरता? और एक अंदर क्या डाल देता है? चूना। क्या डाल देता है? अब ऐसा जब चूना वाला दिन जाए आप तो चलता है पुट्टी। अब वो चाहे मनुष्य रहे चाहे घर रहे, दोनों के ऊपर क्या चलता है? पुट्टी। अब कर ले तो चलवे करेगा सबके ऊपर पुट्टी। क्या होता है? एक बड़ा सा नादी ले लिया, उसमें पानी भर दिया, उसमें क्या डाल दिया? चूना। और चूना इसमें डाला, इसमें पहले से क्या है? पानी है। तो देखना चूना इसमें से बुलबुला निकलते रहता है और धुआं निकलते रहता है। देखा है ऐसे कभी? अब कुछ लोग होंगे कि नादी नहीं जानते होंगे, तो बड़का सा ड्राम ले लेते हैं, ठीक है? नीला ड्राम। रात भी देख रहे थे नीला ड्राम में से फिर कुछ निकला है, ठीक है? तो क्या लिए? इसमें पानी था पहले से, इसमें क्या डाल दिए? चूना। अच्छा ये चूना कौन सा चूना डालेंगे? कौन सा चूना डालेंगे? कली चूना। कौन सा चूना? ये नहीं देखना कि देखो अब जानबूझ के इसे बोली काली चूना, क्योंकि पता है, समझ ही रहे हो। कौन चूना लेना है? कली चूना। और किसमें मिला देंगे? पानी में। तो अब ये पानी से क्या निकलने लगता है? बुलबुला, और साथ में इसका धुआं यानी हीट निकलने लगता है। अब इसमें हाथ डाल लोगे जा करके तो फिर उसके बाद से फिर एक हफ्ते की छुट्टी मांग लोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। और गर्म होने के कारण ये हाथ भी जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जुबान डाल लोगे तो बेहतर रहेगा, जुबान बर्दाश्त करेगा बेटर का, ठीक है? इतना चलते रहता है कचरा करके। तो क्या समझे हम लोग कि जब कली चूना को पानी में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं, तो उससे क्या निकलते रहता है? उष्मा निकलता है। तो उष्मा निकल रहा है तो जरूरत, तो उष्मा घटेगा कि ना घटेगा? तो जब उष्मा निकलता है तो उसी को क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? जब अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा निकले तो उसी को ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। हम इसलिए ये चीज बताया हुआ क्योंकि हर बच्चे, अधिकतर बच्चे गांव के होते हैं, और कोई चीज गांव में जाने चाहे ना, लेकिन इतना तो जानते ही हैं कि गांव में पेंट उंट होता है और गांव में तो चुनना ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये सब देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे आप लोग? जो देखे होंगे थम्स अप का चिन्ह दीजिए कि हाँ हम लोग जानते हैं, ठीक है? चिन्ह नहीं भेजना है तो कम से कम थम्स अप भेज दो। चलिए आगे बढ़े। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? अरे ना, इसका एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे समझने के लिए? किसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? कली चूना। किसमें? कली चूना में मिला दे क्या हम लोग? जल। क्या मिला दे? तो क्या हो जाएगा? उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। और उष्मा की जगह सुषमा ना समझ लेना। अब पता उष्मा निकल रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? उष्मा निकल रहा है। अब इसको जब अभिक्रिया को और उपयोगी बनाना समझाएंगे ना, तो उस टाइम बताएंगे कि जब उष्मा निकलता है तो उष्मा तीर चिन्ह के दाहिनी ओर लिखाता है कि बाईं ओर लिखाता है, ठीक है? सब बताएंगे। अभी हम समझ गए कि कली चूना में जब पानी मिला देते तो उष्मा उत्पन्न होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्या बच्चा लग हुआ? आपको पता है कि जब एगो निकलेगा तो एगो तो आने वाला भी चाहिए ना। हाँ, तो आने वाला को हम लोग बोलते हैं उष्माशोषी। क्या बोलेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया। बच्चों सब के लिए तो हम बहुत इजी कर दिए हैं। इजी क्या कर दिए हैं? पहले लिखाते थे, अब लिखा रहे लिखिए वो आम तो लिखता था काम। अब खुद बोर्ड पे लिख देते हैं तो बोर्ड पर से तो सही सही छापिए लोग, इतना उम्मीद तो है ही।
उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया, देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहेंगे कि जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो, उष्मा की आवश्यकता पड़े। जब कोई अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता हो तो उसको क्या बोलेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया में क्या हो, जब किसी अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता हो, किसकी आवश्यकता हो? उष्मा की आवश्यकता हो या जरूरत हो, उष्मा की आवश्यकता इसमें लिखा था आवश्यकता गलती हमको लगता है, जरूरत लिख लो सबसे। सही तो लिख रहे थे, हो गया आवश्यकता। ठीक है, हो ये अगर जो बच्चे को ये आवश्यकता ज्यादा टफ लग रहा होगा तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? जरूरत। ठीक है, जरूरत सही तो लिखा है। हो तो उसे क्या कहेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब कौन सी अभिक्रिया में उष्मा की जरूरत पड़ेगा? कोई ऐसी अभिक्रिया होगा ना जिसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो कि जाते हैं चाय बनाने, उष्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? ताप चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना ताप के चाय बनेगा? बिरयानी खाओगे, ले बिरयानी दे बिरयानी, उसमें भी तो उष्मा चाहिए। तो बहुत ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होती है? उष्मा की आवश्यकता होती है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उष्माशोषी अभिक्रिया। बिना उष्मा के, बिना ताप के होगा। अब जैसे बहुत सिंपल देख लीजिए, अभी हम लोग जो पढ़े थे उसको ही देख लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन पढ़े थे, बताइए कि यहाँ इसको गर्म करने के लिए उष्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाता? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उष्मा बढ़ रहा है ना, उष्मा दे रहे तब ना गर्म हो रहा है। तो कौन अभिक्रिया? उष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिस वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता हो उसको उष्माशोषी बोलेंगे, जिसमें उष्मा की आवश्यकता नहीं हो, जब उष्मा निकले तो उसको क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। अच्छा, जब उष्मा की आवश्यकता होगा तो तीर चिन्ह किधर लिखाएगा? लेफ्ट साइड में। जब निकल गया था तो राइट साइड में। कोई दिक्कत? चलिए, और कुछ बचा हुआ है क्या? एक और बचा हुआ, क्या? अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। देखिए पूरे डिटेल में पढ़ना हुआ है ना, तो अभी तक तो हम लोग खत्म कर लेते हैं, लेकिन पढ़ना सब है। क्या है? अवक्षेप। क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा पढ़ना ना होता, मुश्किल से 4-5 चैप्टर पढ़ना होता है। वही में तो लोग मार तबड़ाक, मतलब तबड़ाक बोल रहे हैं, ले क्वेश्चन दे क्वेश्चन दे रहेगा हमें। अवक्षेप का बनना। अच्छा एक चीज देखो, जब मोबाइल वाला कोई चीज वायरल होता है तो सब बच्चा के मुंह पे रहता है, मास्टरों के मुंह पे रहता है, लेकिन पढ़े वाला कोई क्वेश्चन वायरल होता है जेकरा जरूरत है वो पढ़ते हैं, कहना करते हैं। देखिए अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप तो पहले समझा दिए थे ना, अब इसको डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? अवक्षेप में डायरेक्टली लिख लीजिए। देखिए अवक्षेप का मतलब हो गया कि नीचे जम जाता है, उसी को अवक्षेप बोले थे। तो कुछ केमिकल लेंगे, जैसे मान के चलिए NaCl लेते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक। क्या लिए? NaCl लेंगे और उसकी अभिक्रिया कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से। किसके कराएंगे? तो लिखेंगे जब, देखिए पहले ना उसका अभिक्रिया लिख लेते हैं, उसके बाद उसका लैंग्वेज लिख लेंगे, क्योंकि अब लैंग्वेज अभिक्रिया लिखने के बाद लैंग्वेज इजी हो जाएगा लिखना, खुद बना सकते हो। देखिए क्या बोले थे? NaCl लेना है, NaCl, और किसके साथ अभिक्रिया कराए थे? सिल्वर नाइट्रेट। Ag से सिल्वर, NO3 से नाइट्रेट। अब बताइए प्लस माइनस वाला याद है कि ना? याद कीजिए वो बातें को जो हम आपको नहीं बताए थे। ये था ना पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस वाला किसके साथ चिपक जाएगा? माइनस वाला। तब यहाँ पे क्या बनाएगा? NaNO3 ना बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और प्लस में क्या बना देगा? AgOG लोजी
सुनो जी AgCl ये नहीं बनाएगा। चलिए इसका नाम नोट कीजिए। कोई दिक्कत है क्या? अरे प्लस प्लस चिपक गया, Na चिपक गया NO3 के साथ, बना दिया क्या NaNO3, और Ag चिपक गया किसके साथ, Cl के साथ, बना दिया क्या AgCl। आपको पूछोगे कि ये कहाँ से लाए हैं माइनस प्लस, तो ये अपना जेबी में से निकाल के दे दिए। बहुत ऐसा चीज बताएंगे जिसका मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए वो मेरा मुद्दा रहेगा, ठीक है। और उसका लॉजिक खोजिए कहाँ से लाया, तो आपको मेन चीज उसको समझना है। अगर चाहते तो डायरेक्टली लिख देते, तो आपको कुछ नहीं आते कि पहला लिखे होगा सतों के साथ क्या नहीं लिखे। लेकिन जब हम माइनस प्लस वाला थोड़ा सा क्लू बता दे रहे थे, क्या आपको बनाने में इजी हो रही है कि ना हो रही है, तो बस आप ही सबके लिए जो होगा सब आपके लिए, ठीक है। हमको क्या गरीब आदमी झोला लेके चल रही है। किसका डायलॉग है, इसका डायलॉग है गरीब आदमी वाला, क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए आप लोग को बार बार बोला जा रहा है, पिछले क्लास में बोले थे कि हर बच्चे को 1 से 40 तक पीरियोडिक टेबल में तत्व के नाम, परमाणु संख्या याद होना चाहिए। और कोई क्लास में हम सुन के बारिश करा सकते हैं फट्टों की, तो आप लोग अपना देह मजबूत रखिएगा। अगर याद किए हुए रहते तो Na से क्या होता है सोडियम, और Cl है क्लोरीन, और क्लोरीन होता है हाइड्रोजन फैमिली का, और जुड़ता है तो क्या बना देता है क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। हम हर चीज बताने के लिए रेडी है, बस अर्थ ये है कि आप लोग पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा। तब सोडियम क्लोराइड का नॉर्मली नाम क्या होता है, जो हम लोग जानते हैं, साधारण नमक। कौन सा नमक, टाटा के नमक खाते हो ना, वही साधारण नमक। अच्छा नमक क्यों जरूरी है मानव के लिए, पढ़ोगे बायोलॉजी तब बता देंगे। नमक में होता है आयोडीन, आयोडीन नहीं रहेगा, आयोडीन की कमी होगा तो यहाँ पे डीजल अटक जाएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं घेंगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। देखिए Ag से क्या होता है सिल्वर, सिल्वर यानी जब पहनते हो चांदी के पायल, वही को क्या बोलते हैं सिल्वर, ठीक है। तो क्या हो गया सिल्वर नाइट्रेट, क्या हो जाएगा Ag से सिल्वर, NO3 से नाइट्रेट। अगर ज्यादा हो जाएगा तो बोल दीजिएगा कि हाँ क्लास ज्यादा हो रही है तो छोड़ भी देंगे, ठीक है। और Na से तो पता है आपको सोडियम, Na से क्या होता है, और NO3 से नाइट्रेट, ये क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट। और Ag से सिल्वर, Ag से क्या हो जाएगा और Cl से क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अगर बार बार आप ये चीज लिखते जाइएगा ना सबों का नाम, तो एक दिन आपको नाम भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तब इसका डिफिनेशन लिख ले हम लोग, क्या लिखेंगे, किससे किसको अभिक्रिया करा, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराए हैं तो क्या बनता है हम लोग को AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। किसका अवक्षेप प्राप्त होता है, देख रहे होंगे अवक्षेप में तिरचिन। अच्छा ये तिरचिन सिल्वर क्लोराइड के लिए नहीं, इसके लिए, ठीक है। तिरचिन कहाँ है, नीचे। तो आपको बता थे ना कि जब कोई भी मतलब पानी में माटी वगैरह घोले थे तो पेंदी नीचे न रहता है कि ऊपर रहता है, नीचे रहता था, नीचे जम गया था, इसलिए तिरचिन कहाँ नीचे। सब आप लोग समझदार हो, तो समझदार के लिए तो लाठी काफी होता है। क्या काफी होता है, नार है। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड, बोलिएगा पूरा क्लास ड्रॉप कर देंगे यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है। ये तो बोलता तो लोग छोड़ दीजिए, हम अपने लिख लेते, लेकिन ना आप भी लिख के दिखाइए। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है, से कराई जाती है तो क्या बनेगा, तब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड की अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप
बनता है या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों क्या, अवक्षेप का बनना। ये क्या हो गया, अवक्षेप का बनना। तो ये हम लोगों का यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता का 500 पॉइंट क्या हो गया, फुल टू फुल कंप्लीट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अगर कोई समझने में कुछ दिक्कतें आई हो तो पहले देख लीजिए, इसको एक एक करके पहले देखिए। हम लोग अभिक्रिया में क्या क्या पढ़े थे, क्या हुआ? नंबर 1 क्या पढ़े थे, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना। उसके बाद क्या, एक एक करके हम लोग देख लिए, गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, अवस्था में परिवर्तन कैसे होती है, ठीक है। में भी कोई दिक्कत? ये अंतिम पढ़े क्या? नहीं, एक और पढ़े हैं, अवक्षेप का बनना। देखिए अब ये हम लोग एक पॉइंट क्लियर कर लिए। अब क्या पॉइंट पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभिक्रिया लिखते हैं तो लिखने का भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है कि ना होता है। तो क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने के तरीका, अभिक्रिया नहीं रासायनिक समीकरण, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। अगर लगे कि आपको कि हाँ कोई फायदा हो रहा है तो फिर आप भी अगले बच्चों के लिए सोचा कीजिए। सोचने का मतलब क्या है, सर पार्टी उठी किया करो क्लास में। क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण लिखने के, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम या तरीका, नियम ही लिखते हैं, लिखने के नियम। देखिए रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले एक लिख करके हम बता देते हैं और उसके बाद आप लोग सब चीज लिख लीजिएगा। एक पहले सिंपल सा लेते हैं जो हम लोग पहले लिए थे, जैसे मान के चलिए कि एक हाइड्रोजन गैस लिए और एक क्लोरीन गैस लिए। क्या लिए, क्लोरीन गैस। तो ये दोनों मिलकर के बना दिया क्या, 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। जिसको हम लोग नाम भी क्या जानते हैं, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है ना। चलिए अब क्या होता है, देखिए क्या लिखेंगे, पहला रूल, पहला रूल की रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर चिन्ह की कहाँ लिखते हैं, ये क्या होता है, बोर्ड जो होता है ये लेफ्ट साइड है और ये क्या होता है, राइट साइड। RIGST इंग्लिश कमजोर है, ठीक है। तो ये चलो देख लो क्या बता रहे थे। हाँ, अभिकारक को तीर चिन्ह की कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर। कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट यानी बाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद दूसरा, प्रतिफल को तीर चिन्ह की कहाँ लिखते हैं, दाईं ओर। इसमें और लंबा एकदम करके लिखना होगा, तो क्या लिखेगा, इसको बुक में दे रहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को उसके संकेत और सूत्र की सहायता से तीर चिन्ह की बाईं ओर लिखते हैं। तो हम लोग जब पहली पढ़ लिए रासायनिक समीकरण, कहते किसको है कि जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत ऑब्लिक का तो या सूत्र की सहायता से उसका संक्षिप्त यानी शॉर्टकट निरूपण ही उसका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बार बार लिखना जरूरी है, एक ही दफा में तो काम 35 हो ही गया। चलिए दो को ध्यान गया, अभिकारक को कहाँ लिखेंगे, तीर चिन्ह के बाईं ओर, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर। अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो उसको किस चिन्ह से दिखाते हैं, प्लस चिन्ह द्वारा जोड़ते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रतिफल है तो उसको भी कौन चिन्ह से जोड़ते हैं, प्लस चिन्ह यानी धन चिन्ह से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। और अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल को किस चीज से अलग करते हैं, तीर चिन्ह से अलग करते हैं। किस चीज से अलग करते हैं, तीर चिन्ह से अलग करते हैं। यही चीज में होगा, और कुछ होगा, और तो उम्मीद नहीं है कि और इससे ज्यादा कुछ है। तो इसको हम लोग दाहिना में ले आकर रख देते हैं कि देखने में आसानी होगा, ठीक है। चल ले छटकू, हाँ दाहिना में आ जा। नंबर 1 क्या लिखेंगे, नंबर 1 अच्छा से दिख रहा है कि ना। चलिए नंबर 1 में क्या लिख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक बोले या उसको ही दूसरा नाम क्या बताते हैं, प्रतिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, तीर चिन्ह के, देखो ना कहाँ लिखा है, अब योगा से क्यों ना पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। कल नहीं पढ़ लेना, फल है, मतलब गाना गाने लगा कल में के पानी कल में जो।
चलिए लिखेंगे पहले क्या, हम लोग समीकरण डायरेक्टली लिखते हैं तो वहीं लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में, रासायनिक बेहतर इसको क्या हो गया, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम से बेहतर लिख सकते थे रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम। तो अगर रासायनिक समीकरण रहे या इसी की जगह क्या रहे, अभिक्रिया रहे, तो उसमें कोई टेंशन न लीजिएगा। अगर अभिक्रिया रहे तो यहाँ अभिक्रिया दीजिएगा, समीकरण रहे तो समीकरण दीजिएगा। बतवा दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। ज्यादा हो रहा है तो बोल दीजिएगा अभी, हाँ ज्यादा टाइम हो रहा है तो छोड़ देंगे क्लास, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को, अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, तीर चिन्ह के, तीर चिन्ह के बाईं ओर क्या लिखेंगे, चल निकल बहुत बुला, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। नंबर 2, नंबर 2 क्या हो जाएगा, जिस कदर आप अभिक्रिया को, अभिकारक को बाईं ओर लिखे हैं तो फिर उसके बाद प्रतिफल को भी तो लिखिएगा। तो क्या लीजिए, रासायनिक समीकरण में किसको, प्रतिफल को कहाँ लिखते हैं, तीर चिन्ह के कहाँ, बाईं या दाईं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दाईं ओर क्या लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। कोई दिक्कत। तीसरा रूल इसका, इसका तीसरा रूल क्या हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो उसको किस चिन्ह से मतलब जोड़ते हैं, धन चिन्ह से। जब एक से ज्यादा, एक से अधिक, एक से अधिक क्या रहे, अभिकारक हो, एक से अधिक अभिकारक हो तो उसे क्या से दिखाते हैं, धन चिन्ह, धन यानी प्लस, धन चिन्ह ब्रैकेट में क्या, प्लस यानी पॉजिटिव से जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन इसका इसमें भी हो जाएगा, किसमें, प्रतिफल में। जब एक से अधिक क्या हो, प्रतिफल हो, क्या हो, प्रतिफल हो तो उसे धन चिन्ह से जोड़ते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट इसका रूल क्या हो जाएगा, 5वां होगा ना। 5वां रूल क्या हो जाएगा, देखिए, अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल को किससे अलग किया जाता है, तीर चिन्ह से। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक और क्या, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल को किससे अलग किया जाता है, तीर चिन्ह द्वारा अलग करते हैं, तीर चिन्ह द्वारा या से भी लिख सकते थे, ठीक है, द्वारा अलग करते हैं, अलग करते हैं। कोई दिक्कत और कुछ होगा क्या, तो जब इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या करने के लिए, और अधिक उपयोगी बनाने के लिए। क्या होगा, कोई दिक्कत है कि, हमको तो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत लगे तो फिर बताइएगा। चलिए इसमें और कुछ पॉइंट है पढ़ना, इतना ही नहीं, यही चीज में लिखते हैं। और अगर जिसको इच्छा होगा तो लिखिए गया कि अभिक्रिया में प्रतिफल या अभिकारक को उसको संकेत की सहायता से दाहिना बायां में लिखते हैं, प्रतिफल को दाहिना में और अभिकारक को बायां में लिखते हैं। ज्यादा इतना डिटेल में जाना नहीं है, आप पढ़ाई को जितना इजी बनाइएगा आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। देखिए इसको बढ़िया से, और क्या हर एक पॉइंट समझ में आई कि नहीं आई, कैसा लग रहा है क्लास वो भी जरूर बताइएगा, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं। और जैसा कि टाइम को भी मद्देनजर रख के चलते हैं, और क्या करें इसके बाद एक और 2 पॉइंट पढ़ ले क्या, अगर इच्छा हो तो एक और पॉइंट पढ़ लेते, ठीक है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं अभी, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए थक गए क्या, एक ही घंटा की तो क्लास भी हुआ, अभी 1 घंटा भी नहीं पूरा सही से। अंतिम पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसका डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, सिर्फ आज पढ़ लेते हैं।
क्या पढ़ना है? संतुलित और असंतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। मेन दिक्कत क्या हो जाता है, दो सब्जेक्ट के बदला एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा सा ऑड फील होने लगता है ना। अच्छा जो भी, और एक चीज और बताना भूल गए थे कि मैथ की क्लास तो इधर 2-3 दिन से नहीं हो पा रही है, तो इसका आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको फिर बढ़िया सा लंबा सा मैथ का क्लास दिया जाएगा, उसमें हर एक टॉपिक को कवर कर देंगे। हर एक टॉपिक यानी 2-3 क्लास में जो टॉपिक आएंगे, और उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो 2-3 दिन का छुट्टी जो मिलेगा उसमें फिर खैर भी बताएंगे आगे, ठीक है। रसायन संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित का मतलब क्या होता है, संतुलन का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए दो है, एक ए चिंटू एक बी, एक चिंटू एक पिंटू, ठीक है। अब ये दोनों की मम्मी गई मार्केट, मम्मी कहाँ गई? मम्मी को क्या बोलते हैं? मॉम। मम्मी गई कहाँ? मार्केट। अब मार्केट से लाए, क्या से खरीद के लाएंगे? मिठाई लेके आते हैं। क्या लेके आए? मिठाई। ए बेचारा को मिल गया 2 गो मिठाई, अब बी को मिल गया 4 गो मिठाई। अब बताओ, ए तो घर में बाहुबली 4 चालू कर देगा फिर आया नहीं, लेकिन 4 चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको मिला 4, हमको मिला 2। ये सरासर क्या है, तो अलग फ्रॉड है ना फ्रॉड। तो ये क्या कहेगा, यानी कि दोनों में सेम होना चाहिए ना। तो यही चीज है, इसमें संतुलित का मतलब होता है, अभिक्रिया हम लोग पढ़ेगी तीर चिन्ह के इधर क्या होता है? अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक। इस साइड क्या होता है? प्रतिफल। तो अभिक्रिया में तीर चिन्ह की दोनों तरफ अभिकारक एवं प्रतिफल जो है, उसमें प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, सॉरी तत्व की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या बोलेंगे रिफ्रेशर? तीर चिन्ह की दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की संख्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? संतुलित। अगर डिफरेंट रहेगा अलग अलग तो उसको क्या बोलेंगे? असंतुलित। तो इसका डिफिनेशन लिखे, समझ में आया ना चिंटू मिंटू वाला? इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, मार्केट जाइएगा तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो समझ ही रहे हो। तो लोग टेंशन ना लेना, एक तोड़क लगा देना और 2 मिठाई कौन जाएगा। चलो देखो क्या लिखेंगे रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण में या समीकरण के, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, दोनों ओर यानी ये तीर चिन्ह के इधर लेफ्ट भी और राइट भी। लेफ्ट में अभिकारक, राइट में प्रतिफल, बोले दोनों ओर। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के, क्या लिख दिए? लगता है कि हम लोग मानना है पुराने। दोनों ओर प्रत्येक तत्व की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। प्रत्येक तत्व की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब तू लोग बोलोगे कि इसको हम लोग बढ़िया से लिखेंगे कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के लेफ्ट और राइट दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो दोनों में अंतर कुछ लग रहा है कि अगर ज्यादा अधिक करोगे तो क्या लिखोगे? प्रत्येक तत्व की, यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? परमाणु की संख्या। तो ये परमाणुओं की संख्या लिख लीजिएगा या परमाणु संख्या लिखिएगा, तो बात वहीं पे जा रहा है, ठीक है। जितना इजी करके आप पढ़ लीजिएगा उतना आपके लिए क्या है? आसान होता है, बेहतर होता है। तो प्रत्येक तत्व की किसकी संख्या? अणुओं की संख्या। प्रत्येक तत्व की संख्या लिखिए या प्रत्येक तत्व की अणुओं की संख्या, यहाँ पर सिर्फ अणु जोड़ लीजिए। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या समान होनी, दो जगह समान लीजिए ना, कोई है ये ना, कोई 4 दफा है, समान होनी चाहिए तो उसको ही क्या कहेंगे?
संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, डिफिनीशन अच्छे से लिखा जाएगा ना, क्या लिखिएगा, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल के लिए 2-3 लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल भी बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, नहीं समीकरण लिखो, अभिक्रिया तो रहता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ऊपर तो समीकरण ही नहीं लिखा है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के अणुओं की संख्या समान होगा, नहीं, तो क्या लिखेंगे, जब, इसको पूरा डिटेल में लिख देते हैं, जब किसी अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में, जब किसी रासायनिक समीकरण में, जब किसी रासायनिक, जब किसी रासायनिक समीकरण में या समीकरण के, समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरण के, समीकरण के दोनों ओर, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो या समान नहीं हो, क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे असंतुलित रासायनिक, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझिए। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो सबको पता है, ये लेते हैं एक हाइड्रोजन और ये लेते हैं एक ऑक्सीजन। आपको पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलता है तो क्या बना देता है, H2O बनाता है कि नहीं बनाता है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे लेते हैं हाइड्रोजन और क्या लिए, ऑक्सीजन, और ये दोनों क्या बना दिया, H2O। अब बताइए ये अभिक्रिया है, सॉरी रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण के लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है और राइट में 2 है ना। चलिए ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है और राइट में क्या है, 1, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, असंतुलित का। यह तो वैसे सेंस में लिखे हुए हैं, तो इसको हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगा दीजिए 2 और यहाँ पे लगा दीजिए 2। अब बताइए यहाँ लेफ्ट में हाइड्रोजन क्या है, 4, और यहाँ भी राइट में हाइड्रोजन 4। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना, 2, और राइट में ऑक्सीजन। अब कहिएगा कि ये एक ही है, और सामने जब किसी का गुना होता है, जैसे मान के चलिए कि एक घर में A रह रहा है, B रह रहा है, C रह रहा है, ठीक है, और एक घर वाले को आया है 3 रुपया, रुपया नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये घर वाले को क्या है कि दावत आया कहीं से, क्या आया, दावत आया। तो दावत A को जाएगा, B को जाएगा, C को जाएगा या तीनों को जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि दावत जो है या A को जाएगा या सिर्फ B को जाएगा या सिर्फ C को या तीनों को जाएगा, तीनों ना। समझ में आया, एक घर में रह रहा है ABC 3 आदमी, एक कोई अगला आदमी आया बोला कि घर वाले को ना दावत है, कोई भी चीज की दावत रहे, लात खाने के, भात खाने के, कुछ की दावत हो सकता है, ठीक है। काफी किया गया कि ये घर वाले जो भी घर में रहते हैं उनको क्या है, दावत है। तो इस घर में जो रहते थे सभी को दावत है कि एक एक को कोई प्रॉपर के हुआ है, सबको।
तब सामने से दावत मिला ना, तो यहाँ जो 2 से गुना हुआ था सामने से, तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए या ऑक्सीजन के लिए भी है? दोनों के लिए है ना। तो हाइड्रोजन तो 4 ठो गिनती हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया? 2। तो ये चीज बता रहे थे, ठीक है। तो आप देख लीजिए दोनों तरफ सेम सेम हो गया कि नहीं, बराबर आ गया। तो इसको ही क्या बोलेंगे? जब बराबर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत कहीं भी? तो आज का पॉइंट हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे और आप जो जो पढ़े हैं उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बातें होते रहेगी। पहले पढ़ाई जरूरी है। क्या पहले पढ़े थे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, और सबको एक एक करके पढ़ लिए थे। गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और देखिए अवस्था में परिवर्तन का और अच्छा एग्जाम्पल अगर चाहिएगा तो आपको भी पता होना चाहिए। आप मोम तो जानते होंगे, मोम जानते हैं ना? मोम यानी मोमबत्ती। मोमबत्ती इनने से लिखा था, लेकिन मोमबत्ती। मोमबत्ती जानते हैं? अब मोमबत्ती जब जलाते हैं तो पहले जो मोमबत्ती खरीद के लाते थे कौन अवस्था में रहता है? ठोस रहता है कि नहीं रहता है? अब इसमें का मोम जो है, मोम जल करके गैस बन के उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? मोम तो वाष्प बन के उड़ गया और जो बाकी जो है नीचे जम जाता है, तो उसका अवस्था में चेंजिंग हुआ कि ना हुआ? तो अवस्था में चेंजिंग का मतलब अब अभिक्रिया कराए तभी ना हुआ, आग जलाए तभी ना हुआ। और न जलाते तो मोमबत्ती ला के रख देता है ऐसे करके खड़ा, बोले थे गिर जाए क्या करना है? उसको जलाना होता है, ठीक है। तो अवस्था में चेंजिंग स्क्रीनशॉट सबका लेते चलिएगा, इसलिए हम बार बार इसको लाते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों जरूरी है स्क्रीनशॉट? बार बार लगातार 1000 बार बताते हैं कि जब हम कभी मन करेगा देखने के लिए तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये रहा आपका आखिरी पॉइंट, संतुलित असंतुलित। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? आप लोग जरूर अपना राय विचार शेयर कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पहले से किए होंगे, ना किए होंगे तो पहले तो फोड़ फाड़ के सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसको बेल आइकन बोलेंगे या बेल आइकन बोलेंगे, जो भी हो आप लोग बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि बेल से अच्छा खासा दोस्ती रहता है ना। हाँ, तो क्लास अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए क्लास को, और जो भी क्लास में कमी लगे आप जरूर कमेंट कीजिए, और जो भी चीज वर्क मिले आप उसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उसको याद किया कीजिए। क्योंकि अगर जब तक आप सोचिएगा कि एग्जाम टाइम में पूरा याद कर ले तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई भी कीजिएगा और घर वालों का ख्याल। थैंक यू।